हे गाइस, तो आपने बहुत ज़्यादा जैसे कि रिक्वेस्ट किया था तो मैं आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट के भी लेक्चर्स ले आई हूँ। आपको चैनल पे थोड़े टाइम में प्लेलिस्ट पूरी अपडेट मिल जाएगी जिसमें सारे के सारे यूनिट्स होंगे रिस्क मैनेजमेंट के। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मेरा अभी बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको अपलोड नहीं करूँगी, बट काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाकी काम मैं थोड़ा डिले कर देती हूँ। तो पहले आपकी रिस्क मैनेजमेंट की मैंने सारा कंटेंट प्रिपेयर कर लिया, धीरे धीरे सारी वीडियोज अपलोड हो जाएंगी रिस्क मैनेजमेंट की। सो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का। तो सबसे पहले ना रिस्क मैनेजमेंट किसी ने डरना नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है। मैंने ट्राई किया है कि आपको बहुत ही ज्यादा इजी टर्म्स में रिस्क मैनेजमेंट में समझा दूं इस वीडियो के थ्रू। सो हमारा देखो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि अगर कोई भी रिस्क आता है बिजनेस में, हमें उस रिस्क को कैसे मैनेज करना है। सो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है कि हमें जानना है फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, लीगल रिस्क, ये क्या होता है। सो ये टर्म्स ना अगर हम जनरल सेंस में बात करें ना, हम सबको पता ही होती हैं। तो हम पहले क्या जानने वाले हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट में हमारा है फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है समझना और उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लेने, और हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क के बारे में जानेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। फाइनेंशियल रिस्क आपको टर्म से ही क्लियर हो रहा है, फाइनेंस का रिस्क मतलब जो आपने पैसा लगाया है कहीं वो पैसा डूब ना जाए, कहीं आप वो पैसा लूज ना कर दो, या आपको और भी काफी तरह की फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना आए डिसीजन लेते हुए। सो फाइनेंशियल रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग मनी और फेसिंग अदर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो या कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो। तो फाइनेंशियल रिस्क होने के बहुत सारे कारण या बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे मार्केट बहुत वॉलेटाइल हो सकती है, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आ सकते हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे लोगों ने अपने मार्केट में पैसा लगाया हुआ, तो जब कोविड आया मार्केट एकदम से क्या हुआ, बहुत ज्यादा डाउन चली गई ड्यू टू सम अनएक्सपेक्टेड रीजंस या कोविड के कारण। सो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियली रिस्क आ सकता है किसी भी बिजनेस में, किसी भी फर्म में। सो आप अपने आप डेफिनेशन आई नो कि बना के आ सकते हो फाइनेंशियल रिस्क होता क्या है। सो बेसिकली ना दो तरह के हम रिस्क को कैटेगराइज करते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। कौन कौन सी हेडिंग है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो सिस्टमैटिक वाला रिस्क है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होता है एंड मैक्रो इन नेचर होता है। फॉर एग्जांपल हमारा कोविड ही लगा लो आप, या इन्फ्लेशन आ रखी है आजकल पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर कंडीशंस चल रही हैं। ऐसे बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं है एंड मैक्रो इन नेचर है। सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक का मतलब है कि माइक्रो इन नेचर है और कंट्रोल में है ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में ही दिक्कत है, जैसे अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, अडानी कोई सफर करना पड़ा ना, सो वो हालांकि अनकंट्रोलेबल का पार्ट आएगी और मतलब ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर पा रही, बट कुछ चीजें ऐसी थी। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी ऐसी है जिसमें मैनेजमेंट खुद की एफिशिएंट नहीं है, तो वो स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ेगा और वो चीजें ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होती हैं। सो हमने पढ़ा कि रिस्क क्या होता है, रिस्क का हमें मतलब क्लियर हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा कि दो तरह का रिस्क होता है, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क को हम मार्केट रिस्क के नाम से भी जानते हैं, ये ओवरऑल मार्केट पर इफेक्ट डालता है और फर्म्स इनको डाइवर्सिफाई कर भी नहीं, मतलब डाइवर्सिफाई कर भी अवॉइड नहीं कर सकती। ऑन द अदर हैंड जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है एंड पर्टिकुलर कंपनी को या पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ही ये फेस करना पड़ता है। अगर हम इस रिस्क को कम करना चाहते हैं तो हम डाइवर्सिफिकेशन करके अनसिस्टमैटिक रिस्क को कम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ऑर्गेनाइजेशन में पुअर मैनेजमेंट है, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, ये अलग अलग रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से अनसिस्टमैटिक रिस्क फेस करती हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इनके अंदर के हम पॉइंट्स ज्यादा समझने नहीं वाले, बस हम जो टाइप ऑफ रिस्क है इसकी सिर्फ हेडिंग्स लर्न करके जाने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें रिस्क और टाइप ऑफ रिस्क आ जाता है एग्जाम में तो हम इजीली अपना आंसर लेंथी बना के आ सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिस्क जैसे मैंने आपको बताया अनकंट्रोलेबल रिस्क है, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस इनको कंट्रोल नहीं कर सकती और ये मैक्रो इन नेचर है। तो याद रखना जो हम सिस्टमैटिक रिस्क पढ़ रहे हैं ये तीन कैटेगरीज में पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड इन्फ्लेशनरी रिस्क। समझ आ गया? कंट्रोल नहीं कर सकते हम, ना ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते, ना ही मार्केट को कंट्रोल कर सकते, ना ही जो इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं इनको कंट्रोल कर सकते। सो सिस्टमैटिक रिस्क की तीन हेडिंग सबको याद होनी चाहिए, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। क्लियर हो गया यहाँ तक? मेनली आपको यही याद रखना है कि रिस्क दो तरह का है, सिस्टमैटिक, अनसिस्टमैटिक, और सिस्टमैटिक में भी तीन तरह का है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क एंड इन्फ्लेशन रिस्क। ठीक है, अब इनके अंदर की क्लासिफिकेशन जो मैंने यहाँ पे ऐड अप करी है ये आपकी चॉइस है, इफ यू वांट टू लर्न और इफ यू वांट टू स्किप।
बट मैं जिस वे से आपको बताऊंगी आई होप आपको साथ में ही लर्न हो जाएगा। अब देखो जो इंटरेस्ट रेट का रिस्क है उसमें दो तरह के रिस्क होते हैं, एक तो प्राइस का रिस्क और एक री इन्वेस्टमेंट का रिस्क। जब इंटरेस्ट रेट बैंक से वगैरह सब लेवी करते हैं तो उसमें एक तो प्राइस रिस्क आ जाता है और एक री इन्वेस्टमेंट रिस्क आ जाता है। जो इन्फ्लेशन वाला है वो बहुत ही ज्यादा इजी क्लासिफिकेशन है। आपको पता है इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो इन दोनों वजह से आप इसको डिमांड इन्फ्लेशन रिस्क भी बोल सकते हो और कॉस्ट इन्फ्लेशन रिस्क भी बोल सकते हो। सो इसकी क्लासिफिकेशन तो सबको याद ही हो जाएगी साथ में। बच जाता है हमारा मार्केट रिस्क। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, डायरेक्शनल रिस्क भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल रिस्क भी हो सकता है, एब्सोल्यूट रिस्क भी हो सकता है, रिलेटिव रिस्क भी हो सकता है और बेसिस रिस्क भी हो सकता है। सो इफ यू वांट टू लर्न यू कैन लर्न दिस, इफ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप। ठीक है। सो सिस्टमैटिक रिस्क हमने तीन तरह का पढ़ा, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क और इन्फ्लेशनरी रिस्क। इन्फ्लेशन वाला डिमांड वाला है और एक कॉस्ट वाला है, क्योंकि जो हमारी इन्फ्लेशन है वही दो तरह की होती है, डिमांड पुल और कॉस्ट पुश वाली इन्फ्लेशन होती है इस वजह से। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट वाला है दैट कुड बी फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रिस्क। उसके बाद जो हमारी थर्ड बच जाती है मार्केट रिस्क, वो डायरेक्शनल भी हो सकता है, नॉन डायरेक्शनल भी हो सकता है, मार्केट में वॉलेटिलिटी के कारण भी हो सकता है, एब्सोल्यूटली भी हो सकता है या रिलेटिवली भी हो सकता है। सो आप इनको फर्दर याद कर सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है अनसिस्टमैटिक रिस्क। कौन सा रिस्क? अनसिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक रिस्क वो वाला होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है, ऑर्गेनाइजेशन उन चीजों को कंट्रोल कर सकती है। तो जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है बेसिकली वो माइक्रो इन नेचर होता है। कैसा होता है? माइक्रो इन नेचर। ठीक है। सो अनसिस्टमैटिक तीन तरह का हो सकता है, लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। लिक्विडिटी वाला एसेट लिक्विडिटी भी हो सकता है, फंड लिक्विडिटी भी हो सकता है। उसके बाद जो क्रेडिट रिस्क है, कौन सा रिस्क? क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क हो सकता है एक्सचेंज रेट रिस्क, रिकवरी रेट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, नॉन डायरेक्शनल सोवरियन रिस्क, सेटलमेंट रिस्क। इसको आप स्किप कर सकते हो, इतना ज्यादा डेप्थ में करने की जरूरत नहीं है। अब जब हम ऑपरेट करते हैं, जब कोई भी बिजनेस ऑपरेट करता है उसको ऑपरेशन के टाइम में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने गलत मॉडल चूज कर लिया ऑपरेशन का, तो मॉडल की वजह से रिस्क हो सकता है। जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वही निकम्मे हैं, सो पीपल के रिगार्डिंग रिस्क हो सकता है। लीगली उन्हें कोई दिक्कत आ सकती है, कई बार ऑर्गेनाइजेशन इलीगल काम कर रही होती है, या पॉलिटिकली कोई रिस्क आ सकते हैं। तो अभी हमें समझ आ गए सारे रिस्क के टाइप, बस मेन याद कर जाना। आपको एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। सिस्टमैटिक वाला होता है, अनसिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक में तीन याद कर लेना, इंटरेस्ट रेट, मार्केट रेट और इन्फ्लेशन वाला। क्लियर हो गया? इतना डेप्थ मत करो, अगर करना है तो आपकी मर्जी है, दोबारा देख के एक बार दोबारा पढ़ लेना। अनसिस्टमैटिक में है लिक्विडिटी रिस्क, क्रेडिट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल तो आपको याद ही हो जाएगा मुझे लगता है, पीपल रिस्क, मॉडल रिस्क, लीगल रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क। क्लियर हो गया? बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इतना ज्यादा दिल पे मत लो, बस सुनते चलो। एक या दो बार वीडियोस को देखोगे तो साथ साथ में ही आपको सारा कंटेंट याद हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इजी है, क्या क्या नेचर है फाइनेंशियल रिस्क का और क्या सोर्सेज हो सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क के। देखो जिसने टाइप्स अच्छे से समझ लिया ना, वो नेचर और जो सोर्सेज है फाइनेंशियल रिस्क के वो अपने आप लिख सकता है। देखो जब नेचर आ जाएगा ना, तो जो आप पूरा सिलेबस पढ़ते हो ना नेचर में, तो आप कुछ भी लिख के आ सकते हो। आप फाइनेंशियल रिस्क की डेफिनेशन लिख के आ सकते हो, टाइप्स ऑफ रिस्क लिख के आ सकते हो, जैसे हमने मार्केट रिस्क पढ़ा, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, और क्या जरूरत है हमें फाइनेंशियल रिस्क को मैनेज करने की, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है, जो मर्जी लिख के आ सकते हो। तो सबसे इजी हो जाता है अगर आपको एग्जाम में नेचर आता है या फिर फीचर्स आते हैं। तो नेचर एंड फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि आपने जो भी पूरे सिलेबस में पढ़ा है वो आप नेचर के पॉइंट्स बना के इजीली लिख के आ सकते हो। नेक्स्ट, सोर्सेज क्या है फाइनेंशियल रिस्क के। अभी आपको पता है कि जब भी फाइनेंशियल रिस्क होता है, अराइज होता है, आप कॉमन सेंस लगा के देखो कि फाइनेंशियल रिस्क के क्या क्या कारण हो सकते हैं। मार्केट में वॉलेटिलिटी आ गई, मार्केट में बहुत सारी चीजें चेंज होगी, जैसे आजकल चल रहा है कि जो यूएस का फेडरल बैंक है, अगर उसने इंटरेस्ट रेट में कोई चेंजेस करे तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। सो फाइनेंशियल रिस्क आ जाएगा बिजनेस पर। सो फाइनेंशियल रिस्क के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, लीगल रिस्क, या कोई और रेगुलेटरी रिस्क या एनवायरमेंटल रिस्क। तो अगर कोई भी और चीज में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल रिस्क आएगा। सो आप अपने आप ये हेडिंग्स बना के इसको एक्सप्लेन करके आ सकते हो, अगर सोर्सेज भी आते हैं या अगर फीचर्स भी आते हैं। सो व्हाट कैन बी द सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल रिस्क? मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क एंड एनवायरमेंटल रिस्क। कहीं ना कहीं किसी ना चीज का फाइनेंस पे इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ेगा। सो आप जिसको जितना मर्जी लेंथी बना के आ सकते हो।
और फाइनेंशियल रिस्क को भी आप फर्दर ऐसे लिख सकते हो कि जो फाइनेंशियल रिस्क है वो सिस्टमैटिक भी हो सकता है, अनसिस्टमैटिक भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, जैसे मर्जी आप मोल्ड कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें ऐसे ही आंसर्स को अटेम्प्ट करना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू रिस्क मैनेजमेंट। अब हमने समझ लिया कि रिस्क होता क्या है। अगर हम रिस्क को समझ के ही बैठ रहे हैं उसके बाद उसकी मैनेजमेंट के लिए कोई स्टेप्स ही ना ले तो ऐसा रिस्क समझना भी क्या फायदा है ना। सो हमें रिस्क को क्या करना है, मैनेज करना है। देखो एक चीज बता रही हूँ, एक ट्रिक बता रही हूँ आपको कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है रिस्क मैनेजमेंट का, आप ये डायग्राम पक्का बना के आना, ठीक है। क्योंकि रिस्क मैनेज करने के ना मेनली 4 तरीके होते हैं। पहला, आप रिस्क को अवॉइड ही कर रहे हो। सेकेंड, आप रिस्क को प्रिवेंट कर रहे हो या मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो। उसके बाद रिस्क को आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, या रिस्क को आप रिटेन कर रहे हो। सो जब भी हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं हमारे पास 4 ऑप्शंस मेनली अवेलेबल होते हैं रिस्क को मैनेज करने के। रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क ट्रांसफर या रिस्क रिटेंशन। क्लियर हो गया। ये सभी लर्न करके जाएंगे क्योंकि ये आपके किसी भी आंसर राइटिंग में, अगर आपका रिस्क का कोई भी आंसर राइटिंग आता है उसमें आपकी बहुत ज्यादा क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। क्लियर हो गया सबको। अब रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। सो रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपके क्या क्या रिस्क है। उसके बाद सभी रिस्क को आप असेस करोगे, देन प्रायोरिटाइज करोगे, देन आप स्टेप्स लोगे कि कैसे उन रिस्क को मिनिमाइज करना है और कंट्रोल करना है। सो रिस्क मैनेजमेंट एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें आप असेसिंग, प्रायोरिटाइजेशन करने के बाद उनको मैनेजमेंट या कंट्रोल या मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे। सो रिस्क मैनेजमेंट के बेसिकली 4 अप्रोचेस मैंने आपको बताई, 4 वेज बताए। रिस्क को आप अवॉइड ही कर रहे हो, उसके बाद रिस्क को कम करने की कोशिश कर रहे हो, नेक्स्ट रिस्क को आप ट्रांसफर करो। अब रिस्क का ट्रांसफर हम कैसे कर सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह लेके। इंश्योरेंस लेंगे तो भी रिस्क, हमारा जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनीज पे ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर रिस्क को रिटेन कर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अब आपको रिस्क मैनेजमेंट समझ आ गया, रिस्क मैनेजमेंट के वे समझ आ गए। जो ये 4 तरीके हैं आप किसी भी आंसर में यूज करो रिस्क मैनेजमेंट के, आपका जो आंसर राइटिंग है वो अच्छा हो जाएगा। और ये डायग्राम अगर आप इस वे में बनाना चाहते हो इस वे में बना लो, वरना कोई भी और वे में, फ्लो चार्ट वगैरह में आप ये 4 बना सकते हो। रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क ट्रांसफर और रिस्क रिटेंशन। ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। एंड जल्दी ही आपके लिए और भी बहुत अमेजिंग कंटेंट आने वाला है रिगार्डिंग आरबीआई ग्रेड बी, यूजीसी नेट वगैरह। तो सारे अपडेटेड प्लेलिस्ट आपको चैनल पे धीरे धीरे मिलती जाएगी। ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स क्या है, फीचर्स क्या है और एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट की। देखो इन टॉपिक्स में ना ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि हमें ऐसे ही लिखना है। बस यही ध्यान रखना कि आपको हमेशा एग्जाम में हेडिंग्स बना के आनी है, उन्हें अच्छे से हाईलाइट करके आना है, देन उसके अंदर एक्सप्लेनेशन लिख के आनी है। ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, नेक्स्ट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, एंड थर्ड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबसे पहले। अब प्रिंसिपल्स क्या है, मतलब हम रिस्क मैनेजमेंट क्यों करते हैं, ताकि हम देखो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था, हम उसमें क्या करते हैं, रिस्क को असेस करते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, देन रिस्क को प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सा रिस्क सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में हमें टेंशन देने की जरूरत है, देन रिस्क को मिटिगेट या रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। सो यही सब प्रिंसिपल्स ही हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट के। देन हम रिस्क को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं, ये ध्यान में रखते हैं कि सारे के सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्वॉल्व हो, और ये भी ध्यान रखते हैं कि जो रिस्क हम मैनेज कर रहे हैं वो कंप्लायंस के अकॉर्डिंग हो, मतलब लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हो। हम कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं जितने भी पोटेंशियल रिस्क हैं और इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं अदर फंक्शंस के साथ। सो अगर आपको प्रिंसिपल्स आ जाए आप कुछ भी लिख के आ सकते हो, ऐसे कोई ऐसे स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स नहीं है। तो आप इसमें मैंने मेंशन कर दिया वैसे, रिस्क असेसमेंट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, प्रायोरिटाइजेशन, मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स, कंप्लायंस, कम्युनिकेशन, कुछ भी लिख के आ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट फीचर्स क्या है रिस्क मैनेजमेंट के, वही सेम चीजें, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, मॉनिटर करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हैं, सेम ही चीजें, बस वही 4 पॉइंट्स याद रख लो, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क मिटिगेशन या प्रिवेंशन एंड रिस्क रिटेंशन। ठीक है। ये 4 चीजें याद रख लो, आप किसी भी आंसर में इसको यूज करो। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब आप खुद ही सोच के देखो, आप रिस्क
मैनेजमेंट करते क्यों हो, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स। तो मेन ना दो चीजें होती हैं इसमें ना, रिस्क ऑब्जेक्टिव्स को हम दो कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो है प्री लॉस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब अभी तक आपको लॉस नहीं हुआ है तो आप लॉस को ऑब्वियसली कम करने की कोशिश करोगे। और नेक्स्ट है पोस्ट लॉस ऑब्जेक्टिव, मतलब आपको लॉस हो गया है रिस्क की वजह से, अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पोस्ट लॉस रिकवरी है या आगे से फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो तो अब उसके लिए करोगे। सो हम रिस्क को मैनेज करने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, ताकि हम मिनिमाइज कर सके जो लॉसेज हैं, हमारे एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करके रख सकें, ये इंश्योर करेंगे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे बिजनेस में, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छा हो, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आए, अनप्रेडिक्टेबिलिटी कम हो, ग्रोथ हो, रेपुटेशन बनी रहे, ऑर्गेनाइजेशन की स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जीतते रहे। तो ये सिंपल डेली लाइफ चीजें हैं, अपनी नॉर्मल लाइफ में सोच के आप अपने आप एग्जांपल्स लिख के आ सकते हो, अपने आप आंसर्स बना के आ सकते हो। ये तो जस्ट मैंने आपको एक उसके लिए डाटा दे दिया कंपाइल करके कि आपको ऐसा लगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। सिलेबस वैसे कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी टर्म्स है, हमें वैसे भी रियल लाइफ में सब पता होता है, बट एक बार जस्ट ओवरव्यू ले लो तो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना ईजी हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, देखो कितना फनी है, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ रिस्क मैनेजर। अपने आप जो मर्जी लिखो, अब जो कोई रिस्क मैनेजर है उसका क्या काम होगा, ऑब्वियसली रिस्क को मैनेज करना। तो वो क्या काम करेगा आपको खुद भी पता ही है ना, छोटे बच्चे तो है नहीं हम, तो एक बार मैं बता देती हूँ फिर भी क्या फंक्शंस है रिस्क मैनेजर के और क्या ड्यूटीज हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई करना, रिस्क को असेस करना, रिस्क को मिटिगेट करना, मॉनिटर करना, कंप्लायंस करना, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट किसके साथ करेगा, वो अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ करेगा ना, कि हाँ ये दिक्कतें आ रही हैं। ट्रेनिंग देना, अगर हमारे इंप्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर ऐसे कोई रिस्क आने वाला है फ्यूचर में, पहले ही ट्रेनिंग दे दो अपने इंप्लॉयज को। रिस्क को रिपोर्ट करना, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाना, क्राइसिस में मैनेज करना। तो ये फंक्शंस हैं, यही ड्यूटीज हैं, अपने आप लिखाना। ये तो है नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल की यही लिख के आना है, तो सिंपल आप ड्यूटीज एंड फंक्शंस रिस्क मैनेजर के अपने आप बना के आ सकते हो। वही 4 पॉइंट्स है कि रिस्क को ट्रांसफर करना, वही 4 पॉइंट्स याद कर लो मेनली, बाकी अपने आप बना देना। कम्युनिकेशन, कंप्लायंस, ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग, प्लानिंग, क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट तब करेगा जब क्राइसिस आ गया, उसके बाद वो मैनेज कर रहा है क्राइसिस को। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो कोई भी कंपनी है ना उसमें रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो इसके बारे में जानेंगे, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी। सो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी या तो किसी और मतलब किसी और बड़े सेगमेंट का पार्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं एक छोटा सा डिपार्टमेंट होता ही है किसी ना किसी कंपनी में। स्पेशल डिपार्टमेंट भी हो सकता है, ऐसे कोई छोटे से कोई और डिपार्टमेंट का पार्ट भी हो सकता है रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी टिपिकली क्या हैंडल करेगा, रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करेगा क्या, वही आइडेंटिफाई करेगा, असेस करेगा और मिटिगेट करने की कोशिश करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क को। सो रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को जो साइज है वो डिपेंड करेगा कि उनको क्या क्या मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही हैं किसी भी कंपनी में या किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद और एक ना छोटी सी फ्रेज है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। आप ये फ्रेज अपनी किसी भी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो, जिससे आपका थोड़ा आंसर राइटिंग ना इंप्रेसिव लगेगा कि हाँ बच्चा पढ़ के आया हुआ है। सो आपको पता है यूजुअली कार्ट हॉर्स के बिहाइंड लगती है, बट फ्रेज क्या है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन जब आप प्रॉपर ऑर्डर ऑफ इवेंट्स फॉलो नहीं कर रहे, आप सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहे, सो जो आप आउटकम चाह रहे हो ऑब्वियसली वो आपको आउटकम नहीं मिलेगी। सो इसका फ्रेज का ओरिजिन इस वजह से हुआ था कि आपको पता है कि जो हॉर्सेज हैं वो कार्ड्स को पुल करती हैं और हॉर्सेज के पीछे कार्ड्स बंधी होती हैं, बट अगर हम उनके आगे लगा दे कार्ड्स को तो वो मूव नहीं होंगी। सो ये फ्रेज हम मेटाफोरिकली यूज करते हैं कि ऐसी सिचुएशन वेयर पीपल try to attempt or try to achieve their goals without first taking necessary steps, कि हम ऐसे ही सोच लेते हैं हमें goals तो achieve करने हैं पर उसके लिए हम steps नहीं लेते। So for example कोई बंदा है वो business start कर रहा है, पहले उसने risk analyze करा ही नहीं और सीधा ही business start कर दिया, इतना सारा पैसा लगा दिया, तो obviously उसका सारा पैसा डूब ही जाएगा ना। So starting a business without proper plan या proper risk analysis कोई फायदा नहीं है। So इस एक तरह से हम बोल सकते हैं कि that he is putting his cart before the horse। सो आपको क्या करना है, पूरी तरह पहले उस चीज को अंडरस्टैंड करना है, देन ही उसके बाद उस चीज को इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, आप ये क्रॉनिक अगर चाहो तो रिस्क मैनेजमेंट के किसी भी आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि अगर कोई कंपनी है उसकी रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी है, कोई भी कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी होती है, उसके क्या क्या कंटेंट्स होते हैं और कैसे वो कंपनी रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी को बनाती है। ठीक है, सो कंटेंट क्या हो सकता है और पर्पसेस क्या हो सकते हैं किसी भी कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी के। सबसे पहले कंटेंट क्या होगा, ऑब्वियसली वो अपने ऑब्जेक्टिव्स तय करेंगे कि हमें रिस्क को मैनेज करना है, हम किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल रहे हैं, हमारे क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, हम कैसे रिस्क को मैनेज करेंगे, हम क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करेंगे। जैसे मैंने आपको 4 स्ट्रैटेजीज बताई थी, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क ट्रांसफर, रिस्क मिटिगेशन एंड रिस्क एक्सेप्टेंस और रिस्क रिटेंशन।
ठीक है। रिस्क को टॉलरेट कैसे कर रहे हैं, हर एक बंदे की क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कैसे वो सब कुछ कर रहे हैं, तो ये कंटेंट में वो सब कुछ मेंशन करेंगे, पूरा का पूरा मेंशन करेंगे। अब वो पॉलिसी क्यों बनाएंगे, उनका पर्पस क्या है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने का, तो वो चाहते हैं कि वो कंसिस्टेंट रहें, अच्छे से डिसीजन ले पाएं और स्टेक होल्डर्स का कॉन्फिडेंस जीत पाएं, जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है उनको मीट कर पाएं, कंटिन्यूस इंप्रूव कर पाएं, गाइड कर पाएं। सिंपल चीजें हैं यार, अपने आप लिख के आनी है, एक बार मैंने इसलिए बता दिया, एक बार ये टॉपिक मैंने आपके माइंड से निकाल दिया, ठीक है, आपको समझ आ जाए कि क्या कंटेंट होगा, क्या पर्पस होगा। पर्पस वही जो हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे वो भी आप लिख के आ सकते हो, वही उसी लिए कर रहे हैं ना, ताकि रिस्क की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो किसी भी वे में हैम्पर ना हो, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, रिस्क मैनेजमेंट मैनुअल और रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, ये 3 टॉपिक्स हैं छोटे छोटे, मैं आपको एक बार इजीली बता देती हूँ। देखो जो पॉलिसी स्टेटमेंट है ना, उसमें वो प्रॉपर पूरी की पूरी ओवरऑल अप्रोच लिखते हैं। जो मैनुअल है, जो अप्रोच को कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स करेंगे ताकि हम जो हमने पॉलिसी स्टेटमेंट बनाई है या प्रोग्राम बनाई है उसको हम इंप्लीमेंट कर सके, वो मैनुअल में लिखे होते हैं। सो स्टेटमेंट में चीजें लिखी होती हैं और मैनुअल में उनका मेनली इंप्लीमेंटेशन पार्ट लिखा होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग का मतलब है किन किन को रिपोर्ट करेंगे, कौन सी उनकी सीनियर मैनेजमेंट है, कौन से डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं जिनको वो रिस्क मैनेजमेंट के बारे में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। अब हमारे ना 2 टॉपिक्स बच जाते हैं, लोकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड लास्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। सो अब ये दोनों टॉपिक्स करके हम यूनिट 1 को वाइंड अप करते हैं। तो आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, जैसे सबसे ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, देन उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड, ऐसे प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। सो रिस्क मैनेजमेंट जो पार्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर में रोल हो सकता है और क्या लोकेशन हो सकती है। सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लोकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की, और स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउएवर जो ये स्ट्रक्चर और लोकेशन है ना, ये बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी बहुत बड़ा छोटा हो सकता है, कंप्लेक्सिटी भी वेरी कर सकती है, इंडस्ट्री भी वेरी कर सकती है। सो कॉमन चीजें क्या हो सकती हैं कि जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वो सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। तो स्ट्रक्चर में हम 3 पॉइंटर्स मेनली मेंशन करके आ सकते हैं, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो जो सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको सेंट्रलाइज्ड पावर दे दी है, तो वो डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे, जैसे बाकी फंक्शंस रिपोर्ट करते हैं, प्रोडक्शन का हो गया, फाइनेंस का हो गया, वैसे ही रिस्क मैनेजमेंट भी डायरेक्टली सीईओ को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करेंगे। सो उन्हें रिस्क को कंप्लीटली एक अच्छी प्रोफाइल दे दी, एक सेंट्रलाइज्ड प्रोफाइल दे दी। डिसेंट्रलाइज में क्या होगा, जो रिस्क मैनेजमेंट है उस फंक्शन को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि किसी और बिजनेस डिपार्टमेंट में या किसी और बिजनेस यूनिट में उसको इनबिल्ट, मतलब उसको वो कर दिया गया है, अलाइन कर दिया गया है। तो जो यूजुअली स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन केसेस में इसको डिसेंट्रलाइज बना दिया जाता है रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को। हाइब्रिड में क्या होगा, सेंट्रलाइज के भी फीचर्स होंगे, डिसेंट्रलाइज के भी फीचर्स होंगे। सो सेंट्रल रिस्क मैनेजमेंट टीम होगी, उनके अंदर बहुत सारे और फंक्शन मैनेजर्स होंगे जो पूरा रिस्क मैनेजमेंट देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये यूजुअली मीडियम रिस्क या मॉडरेट रिस्क वाली प्रोफाइल्स में होता है, ठीक है। सो लार्ज वाले यूजुअली सेंट्रलाइज के लिए जाते हैं, स्मॉल वाले डिसेंट्रलाइज के लिए जाते हैं, और जो मीडियम वाले हैं वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की टुवर्ड्स जाते हैं। अब लोकेशन क्या हो सकती है रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की, ये भी वेरी करेगी, डिपेंड करेगी कि कैसे कैसे है। फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन को वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ या ऑपरेशन डिपार्टमेंट्स के साथ ही मर्ज कर देते हैं। कई डिपार्टमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो लीगल डिपार्टमेंट के साथ या कंप्लायंस डिपार्टमेंट के साथ इसको मर्ज कर देते हैं। तो मेन तो हमें रिस्क को एनालाइज करना है, ये इतना फर्क नहीं पड़ता कि किस डिपार्टमेंट के अंडर वर्क कर रहा है या खुद का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, मेन तो हमें उनसे रिस्क मैनेज करवाना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिस्क मैनेजमेंट का आ सकता है पेपर में और जिसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, दैट इज रिटर्न एंड रिस्क। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, रिटर्न क्या होता है, रिस्क क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। तो अभी रिटर्न और रिस्क, आपको रिस्क मैंने बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब हम रिटर्न जानेंगे, रिटर्न क्या होता है। देखो रिटर्न का मतलब होता है अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो आपको कितना प्रॉफिट या लॉस दे रहा है। सो रिटर्न क्या आ रहा है, पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है, नेगेटिव रिटर्न आ रहा है। बेसिकली ना रिटर्न हम 2 तरह का क्लासीफाई कर देते हैं, एक होता है एक्स एंटी रिटर्न और एक होता है पोस्ट एंटी रिटर्न। एक्स एंटी रिटर्न का मतलब होता है बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। सो आप हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पर, मार्केट ट्रेंड्स के बेसिस पर या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको आप प्रिडिक्ट करते हो। पोस्ट एंटी का मतलब है जब आपको रिटर्न आ जाता है, मतलब आपका एक्चुअल रिटर्न कितना रहा। ऑब्वियसली वेरिएशंस हो सकती हैं एक्स एंटी रिटर्न में और पोस्ट एंटी रिटर्न में, जरूरी नहीं कि जितना आपने प्रिडिक्ट या एक्सपेक्ट किया होगा उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। मेजरली क्या है, हमें रिटर्न और रिस्क के बीच में
रिलेशनशिप जानना है। रिस्क और रिटर्न दोनों इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं फाइनेंस में। देखो अगर आपको पेपर में रिस्क और रिटर्न आता है, आप पहले पूरा का पूरा रिस्क, इतना सारा आपने पूरा फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, वो सारा एक्सप्लेन करके आओगे, देन पूरा का पूरा रिटर्न समझा के आओगे, देन इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझा के आओगे। क्लियर? आपका आंसर बहुत लेंथी हो जाएगा इससे। सो अभी रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों इंटर रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। अब ये कंसेप्ट्स क्या कहते हैं कि द हायर द रिस्क द हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। यूजुअली माना जाता है कि आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा ही आपको रिटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स आर जनरली रिस्कियर देन बॉन्ड्स, वैसे इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक्स में ज्यादा आपको रिटर्न मिलते हैं कंपैरेटिवली टू बॉन्ड्स। वैसे लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न, अगर हम लेस रिस्क लेंगे तो हमें रिटर्न्स भी कम मिलेंगे। अब रिस्क का आपको समझ आ गया, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। वो आपने सुना है ना, नो पेन नो गेन वाली चीज, वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या आ जाती है रिस्क और रिटर्न में, डाइवर्सिफिकेशन। एक आपने टर्म सुनी होगी, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, है ना। तो आपको हमेशा क्या करना है, डाइवर्सिफाई करना है, जिससे आप रिस्क को मैनेज कर पाओ। तो डाइवर्सिफिकेशन से आप अगर एक चीज में लॉस होता है दूसरे के साथ उसको बैलेंस आउट कर सकते हो। सो जब भी आप रिस्क और रिटर्न समझाओगे हमेशा आपको एक और कंसेप्ट समझा के आना है, दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद एक और चीज हमेशा याद रखना कि ये जरूरी नहीं है, जैसे हमने पढ़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, बट ये हमेशा जरूरी नहीं है कि रिस्क और रिटर्न के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न होता है, बट कई बार ऐसे भी हो सकता है हाई रिस्क के साथ लो रिटर्न आ रहा है और लो रिस्क के साथ हाई रिटर्न आ रहा है। सो ये हमेशा एडमेंट नहीं है, देयर इज नॉट ऑलवेज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो आप ऐसे 5-6 पॉइंट बना के आ सकते हो, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क लो रिटर्न और लो रिस्क हाई रिटर्न, और साथ में डाइवर्सिफिकेशन की जरूरी नहीं हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। सो द रिलेशन है रिस्क और रिटर्न के बीच में वो बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स है, वो बहुत ही ज्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और हमें हमेशा ये करना चाहिए कि जो हमारा पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। क्लियर हो गया? मैंने बहुत ही ज्यादा ट्राई करा है कि आपको इजी लैंग्वेज में समझा पाऊँ। और एक और चीज, आपको लगता है ना कंटेंट बनाना बहुत ज्यादा इजी है, आप देखो जो वीडियो की ड्यूरेशन है ना वो यूजुअली 25 मिनट्स टू 35 मिनट्स के बीच में ही रहती है। तो इसमें ये कंटेंट बनाने के लिए भी मुझे 1 to 2 आवर चाहिए पर वीडियो, क्योंकि कंटेंट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तो सामने जस्ट वीडियो दिख रही है, बट जो कंटेंट बनाने में हार्डवर्क है वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, वीडियो बोलना भी है, उसके बाद वीडियो को अपलोड में भी टाइम लगता है, तो हैव पेशेंस, आपको सारे यूनिट्स मिल जाएंगे। रिस्क मैनेजमेंट के मैं ट्राई करूंगी कि आज के आज ही आपको सारी कंटेंट ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है बस, तो आपको सारा कंटेंट रिस्क मैनेजमेंट का आज ही मिल जाए अपडेटेड फॉर्म। प्लीज अगर आपको जेन्युइनली कंटेंट अच्छा लग रहा है, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ।